यस एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला टॉपिक शुरू किए थे, जिसमें कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था पहले डिमांड बेसिक्स। डिमांड बेसिक्स में मैंने आप लोगों को बताया डिमांड होती क्या है। तो डिमांड क्या होती है, यहां से चीजों को हमने शुरू किया था और हमने देखा था कि बिफोर स्टार्टिंग डिमांड वी हैव टू डिस्कस अबाउट टू टर्मिनोलॉजी। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करी थी हमने। एक बात करी थी डिजायर के बारे में, दूसरी बात करी थी वांट के बारे में। अब डिजायर और वांट होती क्या है, डिजायर और वांट होती क्या है, यहां से हमें चीजों को शुरू करना था, यहां से हमने देखना शुरू करना था। ठीक है, तो डिजायर का मतलब था कि अगर किसी पर्सन, कोई पर्सन विलिंग टू बाय है बट कैपेसिटी नहीं है बाय करने की, उसको डिजायर कहा जाता है। वांट का मतलब होता है कि कैपेसिटी भी है और विलिंगनेस भी है, तो उसको वांट कहा जाता है। विलिंगनेस भी और वांट भी है, लेकिन जिस पर्टिकुलर प्राइस पे आप जितनी कमोडिटी खरीद रहे हो उसका जो चार्ट बनाते हैं उसको डिमांड कहा जाता है। फिर विलिंगनेस भी है और कैपेसिटी भी है, तो जिस पर्टिकुलर प्राइस पे जितनी क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हो उसको क्वांटिटी डिमांड कहा जाता है। तो हमने कल डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में मीनिंग ऑफ डिमांड, देन क्वांटिटी डिमांड, देन डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांड। उसके बाद में हमने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, मतलब डिमांड को प्लस माइनस कम ज्यादा करवाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर। तो हमने कौन कौन से टॉपिक्स देखे थे उसमें, तो हमने देखे थे सबसे पहले प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी की प्राइस चेंज होने पर कमोडिटी की डिमांड भी बदलती है। यानी कि अगर प्राइस कम होती है तो उस चीज को ज्यादा लोग परचेस करना पसंद करते हैं, प्राइस ज्यादा होती है तो उस चीज को लोग कम परचेस करना पसंद करते हैं। इट वॉज ट्रीटेड एज कमोडिटी डिमांड। इसको किस नाम से जाना गया था, कमोडिटी डिमांड के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो अगर सस्ता है तो ज्यादा परचेस करेंगे, महंगा है तो कम परचेस करेंगे, तो डिमांड तो फर्क पड़ रहा है। देन वी केम टू द सेकंड पॉइंट, दैट वाज रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज होने की वजह से भी डिमांड में चेंज होती है। अब आप कहेंगे कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस का क्या मतलब हुआ। रिलेटेड गुड्स मतलब दो तरह के गुड्स से, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैंने डिस्कशन किया था कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो उससे रिलेटेड जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी डिमांड भी कम हो जाती है, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट है एक प्रोडक्ट है बी, दोनों में से कोई भी हम एक दूसरे की बजाय यूज कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट है ए, एक प्रोडक्ट है बी, हम दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज कर सकते हैं तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए अगर कम हो रही है तो हम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए कम हो रही है तो ए ही खरीदेंगे, बी की डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इज रिलेटेड विद डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बी। दिस वाज सब्स्टिट्यूट गुड्स। किस नाम से जाना था इसको, सब्स्टिट्यूट गुड्स के नाम से जाना था। तो इन्होंने बोला कि वेयर एनी गुड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, when any goods can be used in place of one another, such goods are called substitute goods. Such goods are called substitute goods. एग्जाम्पल के तौर पर चाय की प्राइस कम होने पर कॉफी की डिमांड बढ़ जाना, नहीं, चाय की प्राइस कम होने पर कॉफी की डिमांड कम हो जाना, क्योंकि चाय और कॉफी दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। चाय ज्यादा पिएंगे लोग अगर तो कॉफी कम पिएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो चाय की प्राइस और कॉफी की डिमांड दोनों एक दूसरे से क्या है, सब्स्टिट्यूट है। नेक्स्ट है पेप्सी और कोक, दोनों भी एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट है। पेप्सी अगर की सस्ती हो जाती है तो लोग पेप्सी ज्यादा खरीदेंगे कि कोक ज्यादा खरीदेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि पेप्सी ज्यादा खरीदेंगे। तो पेप्सी की प्राइस बढ़ गई अगर तो प्राइस पेप्सी कम उठेगी, तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। पेप्सी की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा करके। ठीक है, रिलेशन कौन सा है इन दोनों में, डायरेक्ट रिलेशन है। अब कहने का मतलब क्या हुआ, टॉपिक पढ़ रहे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, यानी कि मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं कि रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में बदलने पर दूसरे वाले सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ या घट जाती है। दैट इज द मेन इश्यू, दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक के साथ दूसरे यूज होते हैं, विच कैन बी यूज्ड विद वन अनदर, विच कैन बी यूज्ड विद वन अनदर। एक के साथ दूसरे यूज होने वाले, जैसे कार के साथ यूज होता है पेट्रोल, जैसे ब्रेड के साथ यूज होता है बटर। तो कार के साथ पेट्रोल, ब्रेड के साथ बटर जो यूज होते हैं, कार के साथ पेट्रोल, ब्रेड के साथ बटर जो यूज होते हैं, उनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। एक गुड्स की अगर प्राइस कम हो जाती है तो दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। कार सस्ती हो गई है ना, कार सस्ती हो गई तो इसका मतलब कार ज्यादा उठेगी, जब कार ज्यादा उठेगी स्वाभाविक सी बात है कि पेट्रोल अपने आप ज्यादा उठेगा। ठीक है,
अगर उल्टा हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो लोगों को लग रहा है पेट्रोल सस्ता हो गया है तो क्यों ना पेट्रोल से चलने वाली कार परचेस कर लेते हैं। आजकल ऐसा भी है, पेट्रोल से चलने वाली कार, डीजल से चलने वाली कार, देन ईवी से चलने वाली कार और गैस से चलने वाली कार, है ना, सीएनजी से चलने वाली कार। तो अगर इनमें से जो प्रोडक्ट सस्ता हो रहा है, बिजली सस्ती हो जाए, सीएनजी सस्ती हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, तो जो सस्ता हो रहा है उससे चलने वाली कार की डिमांड भी बढ़ेगी। दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं, डिमांड कम या ज्यादा कैसे होती है, इस टॉपिक को हमने कहा है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, और यही चीज हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं डिमांड टॉपिक के अंदर। क्लियर है। उसके बाद इसमें इन्होंने कहा कि इनके बीच रिलेशन कौन सा होता है भाई साहब, इनवर्स रिलेशन होता है। एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा अभी घटेगा, एक अगर घट रहा है तो दूसरा अभी बढ़ेगा। यस सर कि नो सर? यस सर। नेक्स्ट है फर्स्ट हो गया डन, फर्स्ट हो गया डन, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। सेकंड हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज। थर्ड था डिस्पोजल इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है तो तीन तरह के गुड्स होते हैं, इसमें तो बेसिकली दो की बात कर रखी है, नॉर्मल गुड्स और लग्जरियस गुड्स। मैं कह रहा हूं कि अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स, लग्जरियस गुड्स की डिमांड अच्छे से बढ़ती है। एसेंशियल कॉमोडिटीज जो है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, बट थोड़ी सी बढ़ती है। लेकिन इंफीरियर गुड्स हैं, उनकी डिमांड इनकम बढ़ने की वजह से कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड हमारी बढ़ती जाती है, अगर वो लग्जरियस है, अगर वो नॉर्मल है, अगर वो एसेंशियल कमोडिटी है। लेकिन इंफीरियर है तो इसका रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ बायर, है ना। नेक्स्ट क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ बायर। मतलब कि बायर का जो टेस्ट है उसके आधार पर डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी या फिर घटेगी। बायर का जो टेस्ट है या उसकी जो प्रेफरेंस है उसके आधार पर डिसाइड होगा कि डिमांड बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो इन्होंने क्या बोला, डिमांड फॉर कमोडिटी, राइट, डिमांड फॉर अ commodity also depends upon the taste and preferences of the buyer and changes in them over a period of time, right। आगे इसने बोला goods which are modern or more in fashion, ऐसे गुड्स जो मॉडर्न हैं और जो मोर इन फैशन है उनकी डिमांड नॉर्मल गुड्स की डिमांड से ज्यादा होगी। टॉपिक पढ़ रहे हैं डिमांड अफेक्टिंग, डिमांड को अफेक्ट करने वाली फैक्टर, तो हो गया ना मॉडर्न, फैशनेबल, जो फैशन में है वो ज्यादा बिकेगा। अभी जैसे मैं टी शर्ट पहन के पढ़ा रहा हूं, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले हम जितने भी टीचर्स को देखते थे वो शर्ट पहनते थे, टाई लगाते थे, ब्लेजर पहनते थे, हमारे वाले सारे सब क्लास में भी ऐसे ही आते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जेनजी ने अपना टेस्ट चेंज कर लिया और जेनजी चाहता है कि नहीं, हमें ऐसा टीचर चाहिए जो हमसे घुल मिलके, हमसे हमारे अंदर इन्वॉल्व होके पढ़ाए, राइट, हमारे अंदर इन्वॉल्व होके पढ़ाए। तो क्योंकि जेनजी ने ऐसा सोच लिया है तो टीचर्स ने भी अपना फ्लेवर बदल दिया है, राइट। और दूसरा, ऑनलाइन आने की वजह से सामने तो दिखता नहीं है और जिसमें टीचर सुंदर दिख रहा है वो, है ना। तो अभी आज की तारीख में शर्ट की डिमांड ज्यादा है कि टी शर्ट की डिमांड ज्यादा है? टी शर्ट की डिमांड ज्यादा है। क्यों? बिकॉज जेनजी इज प्रेफरिंग दैट, राइट। तो फैशन पे डिपेंड करता है कि गुड्स की डिमांड कैसी होगी। अब इसमें भी दो तरह की चीजें हैं, दो तरह के इफेक्ट है। पहला इफेक्ट है बैंड वैगन इफेक्ट और दूसरा है स्नोब इफेक्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंड वैगन इफेक्ट? भाई साहब, बैंड वैगन इफेक्ट का बेसिक मीनिंग होता है, बैंड वैगन इफेक्ट का बेसिक मीनिंग होता है कि अगर मैं जैसे चल रहा हूं वैसे आप भी साथ में चलो। दिस इज कॉल्ड एज बैंड वैगन इफेक्ट। जैसे मैंने देखा मेरे पड़ोस वाला पिज्जा हट में पिज्जा खाने गया, मैंने देखा मेरे पड़ोस वाला घूमने के लिए उस एरिया में गया, तो क्योंकि सब लोग उधर जा रहे हैं मैं भी उधर जा रहा हूं, सब लोग गोवा घूमने जा रहे हैं, हाँ गोवा इज गुड डेस्टिनेशन, सब लोग अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या इज गुड डेस्टिनेशन। तो लोगों को देखकर जब हम अपनी चीजों को बदलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैंड वैगन इफेक्ट। और बैंड वैगन इफेक्ट की वजह से बहुत सारी चीजों की डिमांड बढ़ती है। राजस्थान में एक मंदिर है खाटू श्याम जी का, बहुत सारे लोग वहां पे जाना शुरू हुए, खाटू श्याम जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उनका घर फलीभूत होना शुरू हो गया, पैसे अच्छे कमाने शुरू हो गए। क्योंकि सब जा रहे हैं इसलिए मैं भी जाऊंगा। खाटू श्याम जी के मंदिर की डिमांड, खाटू श्याम जी के से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उनकी डिमांड बढ़ गई। नाउअडेज नेचुरली अगर देखा जाए तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज है, राइट, और भी कई सारे बाबाज हैं, है ना। जैसे निमई पाठशाला है, वहां पे वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ है निमई पाठशाला वाले, वो फॉरेन रिटर्न हैं और उन्होंने कृष्ण पंथ को अपनाकर और कृष्ण जी से जीवन को कैसे जिया जाए जोड़कर, और वो अपना प्रवचन वगैरह दे रहे हैं। और
ऐसी बात नहीं कि पहले क्या होता था, प्रवचनों को कौन सुनता था, बड़े बुजुर्ग सुनते थे, क्योंकि वो भागवत कथाएं होती थी, वो रामायण सुनाते थे, वो महाभारत सुनाते थे, वो शिव पुराण सुनाते थे। लेकिन अब जो अभी जो नावडेज जो जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज वो उसी में से जीवन जीने की आर्ट को सिखा रहे हैं, हाउ टू लीव अ पीसफुल लाइफ विद अ सक्सेस। तो इस वजह से उन लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि वो सुन रहा है, वो प्रेमानंद जी को सुन रहा है, मैं भी प्रेमानंद जी को सुनूं, उनको देख के सुना, अगर सेट हुआ तो सुनते रहे। दिस इज कॉल्ड एज डिमांड इज इंक्रीजिंग फॉर देम, है ना। हमारे घर पे भी एक फोटो लगा हुआ है जिसमें जो नाम भूल गया मैं, महाराज का, येलो येलो वाले जो प्रेमानंद जी महाराज है, यस, उनकी पट्टियां लगी हुई 5 और उनके 5 अलग अलग सूत्र लिखे हुए जीवन जीने के। तो हम भी वो खरीद के लाए और हमने भी अपने घर पे उसको लगाया। तो इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि बैंड वैगन सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ठीक है। हमने भी उनको सुना, हमको भी अच्छा लगा, हमने भी उनसे रिलेटेड की चेन्स लाए, है ना, पूजा में उनसे रिलेटेड सामग्री लाए, है ना। बैंड वैगन इफेक्ट सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली टॉपिक क्या चल रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के अंदर बैंड वैगन इफेक्ट की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है। बैंड वैगन इफेक्ट के बाद में अगला जो इफेक्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज स्नोब इफेक्ट। क्या आता है, स्नोब इफेक्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नोब? स्नोब वर्ड का मतलब होता है कि टू द एक्सटेंट जिससे जो प्रेस्टिजियस है, जो क्या है, प्रेस्टिजियस है। अगर मान लो वो प्रेस्टिजियस गुड्स हैं तो उनकी डिमांड भी क्या होगी, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि वो हमें स्नोब दे रहे हैं, स्नोब अपील दे रहे हैं, हमें फील गुड करवा रहे हैं, है ना। तो जैसे मैंने देखा कि मेरा एक फ्रेंड है, वो 5000 वाला शर्ट पहन के हमारे इसमें कॉन्फ्रेंस में आया है, ठीक है। तो मुझे भी लग रहा है कि यार ये प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस है और इतने बड़े इंस्टीट्यूट ने करवाई है, मेरा फ्रेंड 5000 का शर्ट पहन के आया और दिख भी रहा है, तो मैं 6000 वाला लूंगा, मुझे वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है 5000 के बजाय 6000 वाला पहनने वाला। स्नोब इफेक्ट, है ना। तो यहाँ पे 2 अलग अलग वर्ड है जो भी हमने कल डिस्कशन किए थे। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, समझो एक बार, है ना। एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो तुम एक बार इमेजिनेशन में चलो मेरे साथ में, ठीक है। मान लो तुम्हें एक मैसेज आता है कि कल से पेट्रोल के भाव बढ़कर 105 की बजाय 112 हो जाएंगे, है ना। एक बार फिर से, आज मैसेज आया तुम्हारे मोबाइल में कि फ्रॉम टुमारो, मैसेज क्या आया है, फ्रॉम टुमारो द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल बी इंक्रीजेज फ्रॉम 105 टू 112। यानी कि जो इंक्रीज हुआ है वो कितने रुपए से इंक्रीज हुआ है, 7 रुपीज पर लीटर, है ना। कितने रुपए से इंक्रीज हुआ है, 7 रुपीज पर लीटर, है ना। आज आप क्या करने वाले हो मुझे बताओ। सब के सब जो है उठेंगे और उठ के भागेंगे पेट्रोल भरवाने के लिए। अब जैसे सपोज आपके पास एक्टिवा है, आप एक्टिवा लेके जाओगे और आज ही, और क्योंकि सब जा रहे हैं तो पेट्रोल वाले के यहाँ पे भयंकर डिमांड इंक्रीज हो गई। समझना मेरी बात, भाव तो बढ़ेंगे कल, डिमांड बढ़ गई आज। प्राइस तो इंक्रीज होंगे कल, डिमांड बढ़ गई आज। तो क्या हुआ, व्हेन प्राइस इंक्रीजेज इन फ्यूचर, और दूसरा वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इंक्रीज इन फ्यूचर। यानी कि हमारे फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने की अगर एक्सपेक्टेशन है, देन व्हाट विल हैपन, डिमांड फॉर टुडे विल इंक्रीज, डिमांड फॉर टुडे विल इंक्रीज। यानी कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की बात आ रही है तो आज डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, मुद्दा क्या चल रहा था, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। वैसे देखा जाए तो ये ह्यूमन बिहेवियर है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने आपको बोला था 105 रुपए से 112 पेट्रोल के भाव बढ़ गए, आप सीधे गए पेट्रोल भरवाने के लिए, पेट्रोल पंप में भीड़ लगी हुई, 20 मिनट बाद नंबर आया है, इतनी गर्मी के अंदर 20 मिनट बाद नंबर आया है, 7 × 5 35 रुपीज का आपका बेनिफिट हुआ है। यानी कि अगर आप कल भरवाते 5 लीटर तो 35 रुपीज एक्स्ट्रा लगते, क्योंकि 7 रुपए तो बढ़े, इंक्रीज इज ओनली 7 रुपीज, सिर्फ 7 रुपए बढ़े हैं, 35 रुपीज के लिए आप वहां पे जाके पेट्रोल भरवा रहे हो।
और वो 35 रुपीज भी कितने दिन चलने वाला है? 5 लीटर पेट्रोल अगर आप छोटे शहर में हैं तो कम से कम 10 दिन चलता है, यानी कि 10 दिन के लिए आपका 35 रुपए का फायदा हुआ है, यानी कि पर डे बेनिफिट ओनली 3.5 रुपीज, 3 रुपए 50 पैसे, 3 रुपीज 50 पैसे पर डे के बेनिफिट के लिए आप 20 मिनट के लिए पेट्रोल की लाइन पर खड़े हुए हो। दिस इज कॉल्ड एज पैनिक बाइंग, एंड व्हेन कंज्यूमर स्टार्ट पैनिक बाइंग, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। और जब कंज्यूमर पैनिक बाइंग को स्टार्ट करता है, पैनिक बाइंग की वजह से कंज्यूमर खरीदता है, तो मार्केट में उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, तो अभी ये समझो, पैनिक बाइंग इज अ सिचुएशन व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होने वाली है, हम अभी से खरीद लो। जैसे ईरान और इजराइल के युद्ध की वजह से, ईरान इजराइल अमेरिका की युद्ध की वजह से, वॉर की वजह से इंडिया में ऐसा लगना शुरू हो गया कि हमारे जो नेचुरल गैस जो आती है, क्रूड ऑयल जो आता है वो ईरान से आता है। तो जब क्रूड ऑयल आएगा ही नहीं, जब क्रूड ऑयल आएगा ही नहीं तो हमें सिलेंडर कैसे मिलेगा, एलपीजी सिलेंडर कैसे मिलेगा? तो लोगों ने फटाफट से जैसे ही वॉर शुरू हुआ एलपीजी सिलेंडर भरवाने शुरू कर दिए। ठीक है, अभी इसको सिचुएशन को कहा गया है पैनिक बाइंग। हाँ जरूर थोड़ा सा ये तो हुआ ही है, वॉर की वजह से सप्लाई कम हो गई है, तो पहले जो सिलेंडर आज बुक करवाने पर कल मिलता था, अब आज बुक करवाने पर 4-5 दिन में मिल रहा है। हमारे आसपास भी ऐसा ही हो रहा था कि आज बुक करवाया 6 दिन में सिलेंडर आ गया। भाई साहब ऐसी सिचुएशन में लोगों ने पैनिक बाइंग करना शुरू कर दिया कि यार 5 दिनों का सिलेंडर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों की आदतें अब क्या पड़ गई है कि आज बुक कराओ आज ही मिल जाता था। पर अब आपको पता चलना शुरू हो गया कि ऐसी सिचुएशन है, तो जानबूझ के, आपको तो पता ही है ना कि इस डेट को सिलेंडर आपका जनरली खत्म होता है, इतने दिन चलता है, तो जब खत्म होने वाला है उससे 5-10 दिन पहले भरवा दो। बट नहीं, पीपल स्टार्टेड पैनिक बाइंग। पैनिक बाइंग की वजह से क्या हुआ, मार्केट में उस चीज की डिमांड बढ़ गई। तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अगर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने की है तो आज उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो टॉपिक क्या है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। पढ़िए इसको मेरे साथ साथ कि अगर रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस इनकम सप्लाई कंडीशन इन्फ्लुएंस दी करंट डिमांड, अगर फ्यूचर में प्राइसेस चेंज होनी है, फ्यूचर में इनकम चेंज होनी है, फ्यूचर में सप्लाई कंडीशन चेंज होनी है, अभी मैंने एग्जांपल लिया था सप्लाई कंडीशन का, तो इसकी वजह से करंट डिमांड इंक्रीज होती है। मैं फिर से लेके जाता हूं आपको, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में हमने टॉपिक क्या पढ़ा, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में हमने टॉपिक क्या पढ़ा, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। यस सर कि नो सर? यस सर। नेक्स्ट है, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइसेस, if consumer expect increase in future prices, increase in income and shortage in supply, more quantity will be demanded, है ना। ये तो बात अपन ने पढ़ ली कि कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर प्राइसेस इंक्रीज होने वाली है, इनकम जो है वो इंक्रीज इन इनकम होने वाली है, शॉर्टेज इन सप्लाई होने वाली है, क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करने वाले हैं, तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जाती है। क्लियर है सबको? आ गया। if they expect a fall in price or fall in income, they will postpone their purchase of non-essential commodities and therefore the current demand for them will fall। मतलब क्या हुआ इस बात का कि अगर उनको लगता है कि फ्यूचर में उनके प्रोडक्ट की प्राइस कम होने वाली है, जैसे आज मैसेज आ गया कि कल से पेट्रोल जो है वो 105 की बजाय 103 रुपए लीटर मिलेगा, हम आज थोड़ी भरवाएंगे, कल भरवाएंगे, है ना। आज आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी प्राइस जो है वो चेंज होने वाली है, तो आज आज अगर प्राइस चेंज हो रही है तो कल क्या होगा, तो आज प्राइस चेंज हो रही है तो आज डिमांड चेंज हो रही है। लेकिन अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने की एक्सपेक्टेशन है तो आज डिमांड कम हो जाएगी, और फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन है तो आज डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये मेनली ये वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट को किस नाम से जाना गया है, कंज्यूमर, वन लाइनर कॉन्सेप्ट के लिए तैयार हो जाओ सब लोग, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अब कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन क्या होगा, अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगी तो आज डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, है ना। आपको आज डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्राइस कब बढ़ रही है, फ्यूचर में, तो डिमांड कब बढ़ेगी, आज ही, है ना। फिर फ्यूचर में आपको लगता है कि प्राइस कम होने वाली है तो आज today's demand will be decreases। यस सर कि नो सर? यस सर। हमें पता है कि कल सस्ता होएगा तो हम कल खरीदेंगे, तो आज तो डिमांड कम होगी ना,
है ना। उसी तरह से अगर सप्लाई की कंडीशंस में चेंजेस आने की शुरू हो रही है, आपको ये पता चलता है कि सप्लाई फ्यूचर में कम होने वाली है, तो आज आप डिमांड बढ़ा दोगे। आपको लगता है कि फ्यूचर में हमारी इनकम कम होगी, तो आज से ही आप अपना स्टोरेज करना शुरू कर दोगे। यस कि नो? यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अदर फैक्टर्स, ठीक है। अदर फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ पॉपुलेशन। अरे भैया, पॉपुलेशन की साइज बढ़ी तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी। क्यों सर? क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है उस एरिया में उस प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पे क्या बोला? साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो आपको वन लाइनर क्या होगा? इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस तो डिमांड फॉर सच प्रोडक्ट विल ऑल्सो इंक्रीजेस। अगली बात क्या है? पॉपुलेशन डिक्रीजेस, डिमांड फॉर सच प्रोडक्ट विल ऑल्सो भी डिक्रीजेस। यानी कि कभी भी मार्केट में किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर कंट्री में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो ये मान के चलो उस एरिया में डिमांड भी इंक्रीज होगी। भैया कम लोग होंगे तो कम खाना खाएंगे, तो कम शॉपिंग करेंगे, तो कम डिमांड होगी। तो ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा शॉपिंग करेंगे, ज्यादा खाना खाएंगे तो ज्यादा डिमांड होगी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर है सबको? तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। मैं बार बार रिलेट कर रहा हूं, ध्यान रखना। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड पढ़ रहे हैं तो डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में ये चीजें ध्यान रखना। क्लियर है सबको? ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, है ना। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। एक बार लंबी सांस लीजिए। अभी तक जितना टॉपिक किया है उसको ग्रेस्प करने की कोशिश कीजिए। ग्रेस्प करने की कोशिश कीजिए एक बार। यस, तो अगला है एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पहली तो बात आपको ये समझ में आ गई कि पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। अगला है एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि अगर व्यक्ति की एज में चेंजेस होते हैं तो वो उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में भी चेंजेस होते हैं। भाई साहब कैसे सर? अब एक बार बात सोचो एक बार, है ना। अगर सपोज कि जनता में बुजुर्ग ज्यादा हैं, जनता में कौन ज्यादा है? बुजुर्ग। तो बुजुर्ग ज्यादा हैं तो बुजुर्गों से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होंगे उनकी डिमांड बढ़ेगी। स्टिक जो खड़े हो, जो बुजुर्ग लोग जो लकड़ी लेके चलते हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी। जो बुजुर्ग लोग आई कैन से जो बुजुर्ग लोग चश्मा पहनते तो चश्मे की डिमांड बढ़ेगी, है ना। कपड़े वो उनके कुर्ते पाजामे टाइप के या जो लूज जो टी शर्ट्स वगैरह होते हैं वो पहनते हैं बुजुर्ग लोग, ठीक है। तो बुजुर्गों से रिलेटेड मेडिसिन की डिमांड बढ़ेगी। एज डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा कौन है? 60 अबव एज वाले, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। एज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर ज्यादा कौन है? मेल, तो मेल से रिलेटेड चाय की दुकानों की डिमांड बढ़ेगी। सिगरेट जो लड़के ज्यादा पीते हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर फीमेल ज्यादा है तो कॉस्मेटिक आइटम की डिमांड बढ़ेगी, ब्यूटी पार्लर की डिमांड बढ़ेगी। तो मैं टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड इज रिलेटेड विद सेम। यस और नो? यस सर। तो आगे इन्होंने कहा
कि एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में क्या होने वाला है वो हमने डिस्कशन किया। नेशनल लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैं एज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको वो भी बता देता हूं कि अगर सपोज करो कि पॉपुलेशन में 18 से लेकर 35 साल के लोग ज्यादा हैं तो वहां पे कैफे ज्यादा होंगे, वहां पे रेस्टोरेंट ज्यादा होंगे, वहां पे वाटर पार्क ज्यादा चलेंगे। लेकिन यही एज अगर 35 से 70 वाली ज्यादा है तो वहां पे मेडिकल स्टोर ज्यादा होगी, है ना, वहां पे मंदिर वगैरह ज्यादा होंगे। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड जो वो चेंज होती रहती है। उसके बाद आगे इन्होंने कहा नेशनल इनकम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम? लेवल ऑफ जो नेशनल इनकम है वो एंड लेवल ऑफ नेशनल इनकम है वो एंड प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिमांड का फर्क पड़ता है। ऐसे एरिया ऐसी कंट्री जहां पे लेवल ऑफ नेशनल इनकम जिस टाइप का है डिमांड भी उसी टाइप से बढ़ती है और घटती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? Crucial determinant of market demand. Higher the national income, higher will be the demand for all normal goods and services. The wealth of country may be unevenly distributed so that there are few very rich people while the majority is very poor. Means to say, कुछ लोग तो बहुत अमीर, कुछ लोग तो बहुत गरीब. Few are very rich, few majority is poor. तो ऐसी सिचुएशन में अलग अलग टाइप के गुड्स की डिमांड अलग अलग तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज मोर इक्वल देन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द कंट्री विल बी हाई, इंडिकेटिंग हायर डिमांड ऑफ द गुड्स। यानी कि सब अमीर लोग रहते हैं देश में तो प्रोडक्ट की डिमांड भी ज्यादा होगी। बजाय इसके अगर देश में अनइवन है ना, कुछ अमीर है कुछ गरीब है, तो ऐसे में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उन्हीं की ज्यादा होगी, बाकी वालों की कम होगी। तो ऐसे में डिमांड में भी फर्क पड़ता है, यानी कि देश की अमीरी गरीबी पे भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। एक जोरदार वाला प्रोडक्ट है, एक जोरदार वाला जो पॉइंट है वो है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट? अगर मैं बात करूं कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी और इंटरेस्ट रेट की, तो अगर कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटी ज्यादा मिल रही है, सर ये क्या होता है? ईएमआई। अगर आपको ईएमआई पे सामान खरीदने को इजीली मिल रहा है ना, आप इजीली ईएमआई पे सामान खरीद पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट फैसिलिटी। तो कंज्यूमर की जो क्रेडिट फैसिलिटी होती है वो और इंटरेस्ट रेट, वो इसके आधार पर भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। आप एक बार सोच के देखो, जितने लोग ये सुन रहे हो उनके घर में एसी है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, क्या ये सब चीजें आपने वैसे परचेस करी है डायरेक्टली कैश में या फिर ईएमआई पे परचेस करी है? अगर आपने ईएमआई पे परचेस करी है तो मान के चलो ईएमआई फैसिलिटी नहीं होती तो शायद आपको परचेस करने में परेशानी होती। ईएमआई फैसिलिटी नहीं होती तो शायद आप परचेस कर भी पाते कि नहीं कर पाते, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जब ईएमआई फैसिलिटीज वगैरह ज्यादा होती है, कंज्यूमर की क्रेडिट फैसिलिटीज में होती है और इंटरेस्ट रेट वगैरह होती है, तो प्रोडक्ट की डिमांड पे फर्क पड़ता है। तो मींस टू से कंज्यूमर की क्रेडिट फैसिलिटी और कंज्यूमर का ईएमआई रेट की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। आज लोगों के घर पे एसी लगा हुआ है, ईएमआई पे खरीदा है, इसलिए लगा पाए क्रेडिट फैसिलिटी। तो जिस देश में क्रेडिट फैसिलिटी ज्यादा होगी उस देश में प्रोडक्ट की डिमांड भी ज्यादा होगी। जिस देश में क्रेडिट फैसिलिटी कम होगी वहां पे देश में प्रोडक्ट की डिमांड भी कम होगी। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट सस्ता हो जाता है तो लोग लोन ज्यादा लेते हैं, और लोन ज्यादा लेते हैं तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। इंटरेस्ट महंगा हो जाए, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा हो जाए तो प्रोडक्ट की डिमांड शायद कम हो सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा होने की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड वो हो गई और प्रोडक्ट की डिमांड वो होने की वजह से डिमांड पे भी फर्क पड़ा है। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं कंज्यूमर की क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। क्लियर है सबको? आगे गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन। अब जो गवर्नमेंट, अच्छा ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया? हम पढ़ क्या रहे थे? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड क्यों बढ़ती है और क्यों घटती है? तो डिमांड बढ़ती है इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से। तो हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, यानी कि डिमांड कम या ज्यादा किस वजह से हुई है? इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो इंटरेस्ट रेट इज अ फैक्टर हु इज अफेक्टिंग द डिमांड। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी इज अ फैक्टर बाय विच डिमांड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी और इंटरेस्ट रेट की वजह से डिमांड इंक्रीज या डिमांड डिक्रीज होती रहती है। आगे गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन। अब गवर्नमेंट पॉलिसी और रेगुलेशन वर्ड का क्या मतलब होता है वो भी समझ लीजिए। अब जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट जो है वो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, किसकी वजह से? टैक्सेशन की वजह से, परचेस की वजह से, है ना। अब इसको अपन ऐसे ही समझते हैं। एक बार बात सोचो एक बार
कि गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे टैक्स कम कर दिया, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मोबाइल फोन है, गवर्नमेंट ने बोला कि मोबाइल इज ए नेसेसिटी, सबके पास मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि सबके पास मोबाइल होना चाहिए इसलिए मोबाइल सस्ते कर दिए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने उस पर सब्सिडी भी दे दी कि अगर आप 20,000 का मोबाइल लेने जा रहे हो 5,000 गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। भाई साहब 15,000 आपको देने, 5,000 गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे, ऑटोमेटिकली मोबाइल सस्ता हो गया, मोबाइल की डिमांड बढ़ गई। जैसे सपोज गवर्नमेंट किसी चीज को महंगा करती है कि मोबाइल फोन पे अब टैक्स लगा दिया, है ना, जो मोबाइल आपको 20 का मिल रहा था वो अब 28 का मिलेगा, 30 का मिलेगा, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ के डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में गवर्नमेंट पॉलिसी भी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर किसी टैक्स को लेकर इजी हो जाती है तो प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी किसी टैक्स को लेकर चेंज हो जाती है तो डिमांड कम या डिमांड ज्यादा हो जाती है। इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? दिस इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या बोला जाता है इसको? गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी की बात में अगर बात करें, गवर्नमेंट पॉलिसी की बात में अगर बात करें, गवर्नमेंट अगर किसी चीज को खुद ही परचेस करना शुरू कर दे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट अगर किसी चीज को खुद ही सप्लाई करना शुरू कर दे, उसकी डिमांड चेंज हो जाएगी। अब पता है क्या गवर्नमेंट क्या करती है, लग्जरियस गुड्स पे तो टैक्स लगाती है, और जो सोलर पैनल वगैरह हो गए या ऐसे गुड्स जो जनता के काम के हैं और गवर्नमेंट चाहती है आप ज्यादा यूज करो, उनके ऊपर सब्सिडी देती है। और पता है आपने अभी रिसेंटली नोटिस किया होगा कई सारे घरों पे सोलर पैनल लग रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि 78,000 रुपीज तो हम आपको देंगे। अगर सपोज कीजिए कि अगर 2 लाख का सोलर प्लांट आप अपने घर पे लगा रहे हो तो गवर्नमेंट उसमें से कितने रुपए दे रही है? 78,000, यानी कि आपके जेब से कितना लगने वाला है? 1,22,000 ओनली। तो आपको 2 लाख का सामान मिल रहा है जिसमें से 1,20,000 आपके और 78,000 गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट को भी मजा आ गया क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल गया कि यू आर अ प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नाउ, तो अब आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम देना है। तो गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी मिल गई कम रेट में, आपसे ज्यादा रेट में वो चार्ज करेंगे। मतलब गवर्नमेंट आपसे जब इलेक्ट्रिसिटी खरीदती है तो कम रेट में खरीदती है, आप जब उस गवर्नमेंट आपको जब इनवॉइस भेजती है बिल तो ज्यादा रेट का इनवॉइस होती है। यानी कि जैसे आपके घर पे बिल आ रहा है तो 7 रुपीज पर यूनिट अगर आ रही है और आपके घर के ऊपर अगर सोलर लगा हुआ है तो गवर्नमेंट आपको 3 रुपए पर यूनिट ही देगी, ठीक है। अब आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो, कंजप्शन कम कर रहे हो तो आपका बिल नेगेटिव में आ रहा है। आपको भी मजा आ रहा है कि बिजली का बिल फ्री हो गया, साथ ही साथ 78,000 रुपए 78,000 रुपए गवर्नमेंट से मिल गए। इसी वजह से तो सोलर पैनल की डिमांड बढ़ी नाउअडेज। तो इन्होंने कहा कि टू रिस्ट्रिक्ट द डिमांड फॉर सोशली अनडिजायरेबल गुड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है और गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है वो पेनल्टीज वगैरह लगाना शुरू करती है। क्लियर है अभी? तो ये था ऑल फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे। इस लेक्चर में हमने क्या क्या खत्म किया? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड को खत्म किया और इससे पहले वाले पॉइंट को हमने रिवाइज किया। अब हम कल से डिमांड का शेड्यूल, डिमांड का फंक्शन, डिमांड मार्केट डिमांड कैसे होती है उसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।